इमेजिन करो एक गरीब लड़का एक छोटे से गांव में जो हर दिन 17 घंटे खेतों में काम करता है केवल एक वक्त के खाने के लिए। अब इमेजिन करो कि इसी लड़के ने आगे चल के 1 लाख करोड़ की कार कंपनी बना दी। ये कहानी है Hyundai के फाउंडर चंग जू यंग की। चंग जू यंग का जन्म 1915 में हुआ था कोरिया के एक छोटे से गांव में। उनका सपना था एक स्कूल टीचर बनने का, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि वो खुद की एजुकेशन भी पूरी नहीं कर पाए। उन्हें बचपन में दिन रात अपनी फैमिली के साथ खेतों में काम करना पड़ता था। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी ऐसे कई दिन होते थे जब फैमिली के पास एक वक्त का खाना भी नहीं होता था। प्रॉपर कपड़े और मेडिकल केयर तो दूर की बात है। चंग को लकड़ियां बेचने के लिए कई बार पास के शहर जाना होता था। वहां उन्होंने देखा कि लोगों के पास सफिशिएंट खाना है और उन्होंने अच्छे कपड़े पहने, वो भी बिना दिन रात खेतों में काम किए। ये सब देख के वो अपनी गरीबी और अपनी फार्म की लाइफ से फ्रस्ट्रेट होने लगे और अपने लिए भी एक बेटर जिंदगी चाहने लगे। एक दिन उन्होंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में पढ़ा कि पास के एक शहर में एक बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लग रहा है और उस प्रोजेक्ट के लिए वर्कर्स की जरूरत है। ये पढ़ते ही वो सोच में पड़ गए और उनकी धड़कनें तेज हो गई। और 1932 में 16 साल की उम्र में चंग ने एक चौंका देने वाला फैसला लिया। वो अपना घर छोड़कर शहर भागने वाले थे। एक रात चंग अपने एक दोस्त के साथ चुपके से शहर की ओर निकल पड़े। करीब 160 किलोमीटर चलने के बाद वो कोवॉन शहर पहुंचे और वहां कंस्ट्रक्शन लेबरर का काम ले लिया। काम काफी मुश्किल था और कमाई काफी कम, लेकिन चुंग काफी खुश थे क्योंकि वो लाइफ में पहली बार इंडिपेंडेंटली कमा पा रहे थे। करीब 2 महीने तक ये सिलसिला चला, जिसके बाद वो पकड़े गए। चुंग के फादर ने उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें वापस गाँव आकर फार्मिंग में लगना पड़ा। उनके लौटने से फैमिली तो काफी खुश थी, लेकिन चुंग खुश नहीं थे। इन 2 महीनों के काम ने चुंग के अंदर कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग का पैशन जगा दिया था। ऑल्सो वो जानते थे कि खेतों में काम करके वो कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे और इसीलिए वो 2 बार और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों ही बार उनके फादर उन्हें कुछ ही दिनों में ढूंढ लेते हैं। फाइनली 1934 में 18 की एज में वो अपना 4th एस्केप अटेम्प्ट करते हैं और इस बार उन्हें कोई नहीं रोकता। वो सोल पहुंचते हैं जो आज के दिन साउथ कोरिया का कैपिटल है। वहां उन्हें जो भी काम मिला उन्होंने वो किया। सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन लेबरर, फिर फैक्ट्री वर्कर और फिर फाइनली उन्हें बोक्योंग राइस स्टोर में एक डिलीवरी बॉय की जॉब मिली। कस्टमर्स और शॉप ओनर्स उनके काम से इतना इम्प्रेस थे कि 6 महीने के अंदर ही उन्हें डिलीवरी बॉय से स्टोर के मैनेजमेंट संभालने की जिम्मेदारी मिल गई। इसके बाद चंग ने काफी मेहनत की और अपने बलबूते ही शॉप को ग्रो किया। 1937 में स्टोर के ओनर सीरियसली बीमार पड़ गए और उन्होंने एक सरप्राइजिंग फैसला लिया। चंग की मेहनत को देखते हुए उन्होंने स्टोर को चंग के हवाले कर दिया। 22 साल की उम्र में चंग अब एक एम्प्लॉय से बिजनेस के ओनर बन चुके थे। अगले 2 सालों में चंग ने और मेहनत की, मार्केट में ट्रस्ट और रेपुटेशन बिल्ड की, जिससे बिजनेस तेजी से ग्रो हुआ। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल कि तभी एक ट्रेजेडी हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था और उस समय कोरिया में जापान का रूल था। जापानीज चाहते थे कि उनकी मिलिट्री को वॉर के समय सफिशिएंट राइस सप्लाई मिलती रहे, जिसके चलते उन्होंने सभी राइस शॉप्स की ओनरशिप ले ली। चंग से भी उनकी राइस शॉप छीन ली गई और सालों की मेहनत से बनाया हुआ बिजनेस एक ही झटके में खत्म हो गया। चंग काफी दुखी थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर मैं दिलो जान से कुछ भी काम करूं तो मैं उसमें सक्सेसफुल हो सकता हूं। इस सोच के साथ वो ऐसा बिजनेस ढूंढने लगे जिसमें जापानीज गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस नहीं था। बहुत जल्द उन्होंने कार रिपेयर बिजनेस में जीरो डाउन किया और 1940 में 3000 वॉन का लोन लेके एडो सर्विस गैराज खोला। लेकिन इस बार किस्मत इतनी खराब थी कि खुलने के 1 महीने बाद ही गैराज में आग लग गई और सब कुछ जल के राख हो गया। चंग की सिचुएशन काफी डिफिकल्ट थी। उन्हें अपना लोन चुकाना था और कस्टमर्स को भी आग से होने वाले उनके लॉस के लिए कॉम्पनसेट करना था। एक नॉर्मल इंसान ऐसी सिचुएशन में इजीली हार मान सकता था, लेकिन चंग ने हमेशा की तरह प्रॉब्लम को फेस किया। उन्होंने 3500 वॉन का फ्रेश लोन लिया और पहले से भी अच्छा गैराज खड़ा किया। चंग ने देखा कि कस्टमर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनकी कार रिपेयर होने में कई हफ्ते लग जाते थे। इसीलिए उन्होंने स्पीड को अपना मेन फोकस बनाया। जहां कॉम्पिटिटर को एक सर्टेन रिपेयर के लिए 20 दिन लग जाते थे, वहीं चंग का गैराज उसी रिपेयर को 5 दिन में कर देता था। उनका गैराज इतना सक्सेसफुल हुआ कि अगले 3 साल में यानी 1943 तक उनकी वर्क फोर्स 80 एम्प्लॉइज तक ग्रो हो चुकी थी। इस टाइम तक चंग ने अपना पूरा लोन रीपे कर दिया था और फैमिली को भी सोल में सेटल कर लिया था। बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा था और तभी एक और मेजर डिजास्टर हो गया। जापान को वर्ल्ड वॉर 2 के लिए वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाने थे, इसीलिए जापान ने उनके गैराज की ओनरशिप ले ली और एक लोकल स्टील प्लांट से मर्ज कर दिया। एक बार फिर उनकी सालों की मेहनत से खड़ा किया बिजनेस उनसे एक झटके में ही छीन लिया गया। चंग वापस से स्क्वायर वन पे आ चुके थे।
उन्हें अपनी फैमिली के साथ गांव वापस लौटना पड़ा, लेकिन इस बार उनके पास 50,000 वॉन की सेविंग्स थी और वो कॉन्फिडेंट थे कि वो फिर से एक बिजनेस बना लेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के साथ साथ कोरिया में जापान का रूल भी खत्म हो गया। कोरिया के नॉर्दर्न एरिया में सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था और सदर्न एरिया में अमेरिका का, क्योंकि इन दोनों ने वर्ल्ड वॉर 2 में मिलकर जापान के अगेंस्ट वॉर लड़ी थी। इसी के चलते कोरिया नॉर्थ और साउथ कोरिया में डिवाइड हो गया। 1946 में चंग वापस सोल आ जाते हैं और अपना कार रिपेयर बिजनेस रीस्टार्ट करते हैं। बिजनेस पुराना था पर इस बार नाम नया था, हंडई ऑटो सर्विस। हंडई मतलब मॉडर्न। कार रिपेयर का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था कि तभी चंग ने नोटिस किया कि अमेरिका अपनी मिलिट्री फोर्सेस के लिए बिल्डिंग्स बना रहा है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया। उनके पास कंस्ट्रक्शन का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उनके अंदर कंस्ट्रक्शन का वो पैशन अभी भी जिंदा था जो उन्हें अपने यंग डेज में एक लेबर की तरह काम करके मिला था। और इसीलिए उन्होंने 1947 में 31 की एज में हंडई सिविल वर्क्स कंपनी को एस्टेब्लिश किया और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंट्री ली। शुरुआत में उन्हें काफी छोटे मोटे काम मिले, लेकिन 1950 आते आते उनकी कंपनी को मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे और अब यही उनका मेजर बिजनेस बन चुका था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जून 1950 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे हमला कर देता है। नॉर्थ कोरियन ट्रूप सोल के काफी करीब आ चुकी थी, जिस कारण चुंग को अपना पूरा काम छोड़कर अपनी सेविंग्स के साथ पुसन शहर भागना पड़ता है। लेकिन इतने बड़े क्राइसिस के बाद भी चुंग हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठे। इस समय यूएस आर्मी साउथ कोरिया के साथ मिलकर नॉर्थ कोरियन आर्मी से लड़ रही थी और उन्हें टेंट्स, वेयर हाउसेस और आर्मी हेडक्वार्टर्स की जरूरत थी। चंग ने ऑब्जर्व किया कि अमेरिकन के पास पैसों की कमी नहीं थी, उन्हें बस रिलायबल और टाइमली डिलीवरी चाहिए थी और चंग ने अमेरिकन को वही दिया। उन्होंने एक छोटी सी टीम से वापस शुरुआत की और कैन डू मोटो अपनाया। मतलब अगर प्राइस सही है तो वो कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेने को तैयार थे। वॉर चल रही थी और ऐसे में उन्हें कई प्रॉब्लम्स आई, कई बार लॉसेस भी हुए, लेकिन एक बार जबान देने के बाद उन्होंने कभी भी किसी प्रोजेक्ट को बीच में नहीं छोड़ा। उनकी इसी रिलायबिलिटी के कारण उनकी अमेरिकन से काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप हो गई। 1952 में वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन चंग को फिर भी अमेरिकन से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहे और बाद में साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने भी कंट्री को रीबिल्ड करने के लिए ब्रिजेस, डैम्स और रोड्स को तेजी से बिल्ड करना चालू किया। इन सब में हंडई ने मेजर रोल प्ले किया और बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डैम सोयंग डैम और उनका सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे क्युंगबू एक्सप्रेसवे हंडई ने ही बनाया है। 1960s में चंग अपने अर्ली 50s में पहुंच चुके थे और एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे, बट वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। चंग हजारों किलोमीटर की रोड्स बना चुके थे और अब बारी थी उन रोड्स में चलने वाली कार्स बनाने का। 1967 में चंग ने एस्टेब्लिश की हंडई मोटर कंपनी और 1968 में फोर्ड के साथ एक डील की, जिसमें वो फोर्ड की कोर्टिना कार्स को असेंबल करने वाले थे। 2 साल तक ये जॉइंट वेंचर सक्सेसफुली चला, जिसके बाद दोनों कंपनीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होने लगे। फोर्ड नहीं चाहता था कि हंडई अपनी खुद की कार बनाए और इसीलिए 1973 में चंग ने ये पार्टनरशिप खत्म कर दी और इमीडिएटली नए पार्टनर्स ढूंढने लगे। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी के लिए जनरल मोटर्स और फोक्सवैगन जैसी कंपनी से डील करने की कोशिश की, लेकिन सब ने मना कर दिया। फाइनली उसी साल उन्होंने जापान की मित्सुबिशी मोटर्स से एग्रीमेंट किया। मित्सुबिशी हंडई को कार्स बनाने की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया था। बेस्ट पार्ट वाज कि इस डील में हंडई अपनी ब्रांडिंग और अपने दिए नाम के साथ कार बेच सकता था। उसी दौरान साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने भी ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए एक आदेश निकाला कि उन्हें एक सिटीजन्स कार बनानी है, एक ऐसी कार जो अफोर्डेबल और रिलायबल हो और उसमें केवल साउथ कोरिया में बने पार्ट्स ही यूज हो। 1976 में चंग ने एक नया प्लांट सेटअप किया और हंडई ने बनाई साउथ कोरिया की फर्स्ट एवर मास प्रोड्यूस्ड कार हंडई पोनी। अपनी अफोर्डेबिलिटी के कारण ये कार साउथ कोरिया में इतनी सक्सेसफुल हुई कि देखते ही देखते हंडई ने 60% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया और वहां की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। लेकिन एक कैच था, साउथ कोरिया का टोटल कार मार्केट केवल 30,000 कार्स का था, जो प्रॉफिटेबल होने के लिए सफिशिएंट नहीं था। ऑल्सो हंडई पोनी साउथ कोरिया में जितनी बड़ी सक्सेस थी, ओवरसीज मार्केट में उतनी ही बड़ी फेलियर थी। कार की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, गर्मी में पेंट उड़ जाता था और उसमें रेगुलरली मैकेनिकल इश्यूज आते थे और इन्हीं रीजन से हंडई मोटर कंपनी पिछले 7 साल से लॉसेस में चल रही थी। लोगों ने चंग से कहा कि उन्हें यह कंपनी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बंद कर देनी चाहिए, लेकिन चंग के डिसीजन ने सबको शॉक कर दिया।
कंपनी बंद करना तो दूर, वो एक नई कार फैक्ट्री बनाने वाले थे जिसमें हर साल 3 लाख कार्स प्रोड्यूस हो सके। कंपनी के मैनेजमेंट को यह डिसीजन समझ में ही नहीं आया। आखिर 30,000 कार्स के मार्केट में 3 लाख कार्स कौन खरीदेगा? बट चंग को इसका जवाब पता था। साउथ कोरियन इकोनॉमी तेजी से ग्रो हो रही थी और हर साल हजारों लोग पॉवर्टी से निकलकर इकोनॉमिकली एम्पावर हो रहे थे, जिसका मतलब था कि अगले कुछ सालों में कार्स की डिमांड तेजी से बढ़ने वाली थी। प्लस Hyundai की नई कार्स को स्पेसिफिकली फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया जाने वाला था। 1980 में यह फैक्ट्री रेडी हुई और 1982 में Hyundai ने कई सारे इंप्रूवमेंट्स के साथ अपनी पोनी 2 कार लॉन्च की। ना केवल ये कार साउथ कोरिया में सुपर हिट रही, बल्कि उसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा जैसी कंट्रीज में भी सक्सेसफुली एक्सपोर्ट किया गया। अगले कुछ सालों में Hyundai 4 लाख कार्स बेच के प्रॉफिटेबल हो चुकी थी। Hyundai अब ग्लोबल लेवल पे एक डिसेंट कार कंपनी की तरह एस्टैब्लिश हो चुकी थी, लेकिन वर्ल्ड का टफेस्ट और बिगेस्ट कार मार्केट यानी यूएसए को क्रैक करना अभी भी बाकी था। इंटरनेशनली एक डिसेंट कार कंपनी से एक मेजर कार कंपनी बनने के लिए यूएसए में सक्सेसफुल होना जरूरी था। Hyundai ने जब यूएस मार्केट को स्टडी किया तो देखा कि जापानीज ने कॉम्पैक्ट कार्स का सेगमेंट कैप्चर कर रखा है और यूएस कंपनीज का मिड और लार्ज साइज मार्केट में ऑलरेडी कट थ्रोट कंपटीशन है। इसीलिए Hyundai ने सब कॉम्पैक्ट मार्केट को टारगेट किया, जहां कंपटीशन वर्चुअली जीरो था। साथ में Hyundai ने देखा कि यूएसए में सेकंड हैंड कार्स का मार्केट बहुत बड़ा था। उन्होंने इन्हीं कस्टमर्स को सेकंड हैंड कार के प्राइस पे अपनी नई Hyundai एक्सेल ऑफर की, वो भी 5 साल की वारंटी के साथ। इस स्ट्रेटेजी ने यूएस के कार मार्केट को हिला के रख दिया। सेकंड हैंड कार बायर्स इंस्टेंटली Hyundai एक्सेल में शिफ्ट हो गए। 1986 में Hyundai ने यूएसए में करीब 1,70,000 एक्सेल्स बेची और 1987 में करीब 2,60,000। इन दोनों ही साल Hyundai एक्सेल यूएसए की टॉप सेलिंग इंपोर्टेड कार बन गई। यूएस मार्केट में तब तक इतनी बड़ी इनिशियल सक्सेस किसी और कार कंपनी ने नहीं देखी थी और इसी के साथ Hyundai ग्लोबल लेवल पे एक मेजर कार कंपनी की तरह एस्टैब्लिश हो गई। उसी साल 72 की एज में चंग ने Hyundai से रिटायरमेंट ले ली और ऑनररी चेयरमैन का टाइटल ले लिया, जिसके बाद उनके भाई और बेटों ने कंपनी की कमान संभाली और पहले जैसी ही डिटर्मिनेशन के साथ कंपनी को चलाया। Hyundai आज वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट कार कंपनी है और केवल 2022 में उन्होंने करीब 40 लाख कार्स बेची थी। वैसे तो Hyundai ग्लोबली केवल अपने कार बिजनेस के लिए जानी जाती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि Hyundai ग्रुप में टोटल 42 अलग अलग कंपनीज हैं, जैसे Hyundai एलिवेटर, Hyundai इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और Hyundai हेवी इंडस्ट्रीज, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी है। और Hyundai के ही कारण साउथ कोरिया आज जापान को पीछे करके दुनिया की सबसे ज्यादा शिप्स बनाने वाली कंट्री बन पाई है। साउथ कोरिया के लिए Hyundai एक नॉर्मल कंपनी नहीं है। Hyundai एक इंस्टीट्यूशन है जिसने कंट्री को रीबिल्ड किया, हजारों जॉब्स क्रिएट की और साउथ कोरिया को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलवाया। और इन सब की शुरुआत की गांव के एक ऐसे लड़के ने जिसके पास फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसी बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं थी, लेकिन उसके पास था इमेंस पैशन, एक विजन और सबसे इंपॉर्टेंट, अ डिजायर फॉर बेटर। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक गलत स्विच प्रेस करने से पूरा प्लेन क्रैश हो गया, तो इस वीडियो पे क्लिक करिए।